हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यार इस वीडियो में ना फुल सोल्यूशन मैं देने वाला हूं। ये आप सीक्वेंस पे पेपर बनाया हूं, खुद से मैं ये डेमो के रूप में आपका पेपर बनाया हूं, ठीक ना। ये एक डेमो पेपर है, हाँ डेमो पेपर है ये, और मैंने पूरा पूरा सोल्यूशन करवाया। इसलिए यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 16 फरवरी को आग लगा देना है हिंदी पेपर में। 16 फरवरी को हिंदी के पेपर में आग लगा देना। यदि आपको डर लग रहा है कि सर हिंदी को कैसे करेंगे, 100 नंबर का पेपर होता है, मुझे हिंदी में पास करवा दीजिए, काफ़ी बच्चे कमेंट किए थे, परेशान मत होइए। 100 में 95 फिक्स है आपका, 100 में आपका ही 95 नंबर है। आप काहे के लिए परेशान है, आप क्यों परेशान है, सबसे पहले ये बता दीजिए। मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, यार परेशान मत होइए, आपका ये फिक्स है। 100 में 95 नंबर आपको मैं फिक्स करवा दे रहा हूँ ना, तो आप लोग परेशान मत होइए। 100 में 95 नंबर आपका नंबर है, आपका फिक्स नंबर है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे नाम और रोल नंबर डालने के लिए रहेगा पेपर में, ठीक है ना। यहाँ पे आपका कोड रहेगा, जो भी आपका कोड रहेगा यहाँ पे दिया रहेगा, और यहाँ पे इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। यहाँ पे आपके निर्देश दिए रहेंगे, क्लियर है ना। इस प्रकार से आपका क्या रहने वाला है, सेम टू सेम पेपर रहने वाला है। अब सबसे पहले खंड क रहेगा, खंड क कितने अंकों का रहेगा, 50 अंकों का, और खंड ख रहेगा वो भी कितने अंकों का रहेगा, 50 अंकों का, यानी 50-50 अंकों का 2 प्रश्न रहेंगे और 2-2 खंड रहेंगे। खंड क और खंड ख 2 खंड रहने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, इसलिए यार इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। कोई दिक्कत नहीं कहीं से आएगी, थोड़ी सी जुकाम हो गई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम लोग रात में भी पढ़ाई करते हैं, हाँ, और रात में जब वीडियो बनाते हैं तो कभी कभी थोड़ा रात हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा जुकाम हो जाता है ना, तो इसलिए माफी चाहेंगे अगर नॉइस आई तो, क्लियर है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, वासुदेव सड़ग्रवाल की लिखित कृति है। देखिए ये पेपर तैयार कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न फंसेंगे, हर एक पेपर से मेरे प्रश्न फंसेंगे भाई साहब, सारे के सारे पेपर इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास 2 डेज का वक्त है भाई साहब, पढ़ लीजिए, पढ़ के जाइए। अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आज हो गया 13, 14, 15, 16, तो 3 दिन बाद आपका पेपर है। अब पढ़ के जाइए, इससे बाहर आने वाला नहीं है, अंतिम मौका है, मार दीजिए चौका, ठीक है ना। वासुदेव सड़ग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, वासुदेव सड़ग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है, पुनर्नवा, पृथ्वी पुत्र, आलोक पर्व, धरती के फूल। तो वासुदेव सड़ग्रवाल द्वारा लिखित जो कौन सी कृति है, पृथ्वी पुत्र। बिल्कुल वायरल वाला क्वेश्चन है, वायरल वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, छाप के जाइए, पढ़ के जाइए। कोई दिक्कत कहीं से भी आए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही, कहीं से भी नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझसे बता दीजिए, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, अच्छे समझा दूंगा। आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि परेशानी चीज़ों का हल नहीं है। अगर आप परेशान हैं, आपको लग रहा है कि सर हम परेशान हैं, हम कैसे करेंगे, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि परेशानी चीज़ों का हल नहीं है। परेशान मत होइए, आप पेपर पास कर जाएंगे, ठीक है ना। अगला यहाँ पे ख वाला क्वेश्चन है। ख वाला क्वेश्चन क्या है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक है। जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं वो लेखक हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी किसके लेखक हैं, आपको बताना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी किसके लेखक हैं, आपको बताना है। सदाचार की ताबीज का, साहित्य का श्रेय और प्रेय का, मेरे विचार मंथन। तो जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक है वो है साहित्य का श्रेय और प्रेय। साहित्य का श्रेय और प्रेय किसके लेखक हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के लेखक हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी किसके लेखक हैं, साहित्य का श्रेय और प्रेय के हैं, क्लियर है। चलिए यहाँ पे यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना विधा है। यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना विधा है किसकी है, आत्मकथा, लेखाचित्र, संस्मरण, कहानी। तो जो यशपाल की कृति है सिंहावलोकन, ये जो रचना है यह है कहानी है, क्या है, आपकी कहानी है। इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे डाल दूंगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या, इसका पूरा नोट्स पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे घ क्वेश्चन है, ठीक है ना। साहित्य साधना के लेखक कौन है, साहित्य साधना के लेखक कौन है, तो साहित्य साधना के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा है। नीचे चले आइए यहाँ पे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक है। जो आलोचनात्मक कृति है साहित्य सहचर के लेखक कौन है, तो वो है हजारे प्रसाद द्विवेदी। भाई साहब जाके छाप दीजिएगा, यहाँ से बाहर प्रश्न आने वाले नहीं। मैंने पूरा का पूरा पेपर को यहाँ पे मैं सॉल्व कराया हूँ, हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराया हूँ, बाकायदे अच्छे तरीके से प्रॉपर बैठ के मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, आप पढ़ के जाइएगा, आप पढ़ के जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से आप पाएंगे। नीचे चले आइए आप लोग, नीचे चले आइए। यहाँ पे है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है, सबरपा को, देवसेन को, सरहपा को, खुमार रासो को। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि माना जाता है वो सरहपा को माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है, नोट कर लीजिए,
सरहपा को माना जाता है। सरहपा को क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। नई कविता युग की रचना है। नई कविता युग जो है शिलालेख, शिलालेख नई कविता युग की रचना कौन सी है? यामा है, खुशबू के है, या प्रलय सृजन है, या पुररवा है? तो है आपका पुरुरवा है। क्या है? पुरुरवा जो है यह शिलालेख नई कविता युग के क्या है? रचना है। उसके बाद यहाँ पे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान मत दीजिएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? सन 1954, सन 1943, सन 1938, 1936। तो जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वो है 1943। 1943 किसका है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बोले बोर्ड में तो आप सीधा बताइएगा कि सर 1943 ईस्वी में ही तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? सरस्वती, कल्पना, कवि वचन सुधा, ज्ञानोदय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है वो है आपका कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा किसकी है? तो कवि वचन सुधा आप सीधा बताइएगा कि सर जो कवि वचन सुधा है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी है? राज प्रशस्त, श्रृंगारिकता, रीति निरूपणता, या फिर नीति। तो रीत काल की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वो है आपकी रीति निरूपणता। रीति निरूपणता जो है यह रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति का नाम है। सीधा बताएंगे, रीति निरूपणता जो है यह रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। भाई साहब अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि जब आप 16 फरवरी को बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो देखेंगे जो सारे क्वेश्चन होंगे आपको यहीं से मिलने वाले हैं। और आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। चलिए नीचे आ जाए, यहाँ पे तीसरा वहाँ पे क्वेश्चन है। जो तीसरा आपको क्वेश्चन मिलेगा वो आपका 10 नंबर का रहेगा यार, आराम से 10 नंबर छापिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए किस पर? गद्यांश पर। अब गद्यांश कौन सा है यहाँ पे पहले पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे है कई महीने के बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह मेरे कमरे में घुसी और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं के जकड़े हुए पुतलों की याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, मैं तुझे कलेजे से तो लगा लूं। जब भीम का पुतला उनकी जकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे पकड़कर क्या कर दिया? चूर कर दिया। अब यहाँ पे है कि किस तरह कमरे में घुसा और उन्होंने किस तरह अपनी भुजाओं में जकड़ा। किस तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो कई महीने के बाद आए और वह तूफान की तरह मेरे कमरे में घुसा। तूफान की तरह मेरे कमरे में घुसा और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। तो क्या लिखेंगे? तूफान की तरह मेरे कमरे में घुसे, अर्थात उन्होंने तीव्र गति से मेरे कमरे में प्रवेश किया तथा साइक्लोन की चक्रवात की तरह मुझे, यानी जो लेखक है, अपनी भुजाओं में जकड़ा और उसकी पकड़ से बाहर निकल पाने में लेखक क्या था? असमर्थ था। ये जो गद्यांश है आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिंदी का गद्यांश है। हर एक क्वेश्चन करवाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। अगर आप पेपर को लेकर यार परेशान है ना, मुझे पता है आप मुझे देख रहे हैं, मुझे मत देखिए, पेपर को देखिए, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान मत होइए, यहाँ पे है, आप लोग पूरा पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे है मुझे किसके पुतले की याद आ गई, तो ऊपर देखेंगे तो मुझे किसके पुतले की याद आ गई, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े हुए भीम के पुतले की याद आ गई। किसकी याद आ गई? भूम इसी यहाँ पे है भीम के पुतले की याद आ गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मुझे भीम के पुतले की याद आ गई जब लेखक के मित्र ने उसे कसकर अपनी भुजाओं में जकड़ लिया, तब लेखक को भीम के पुतले की याद आ गई। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब रेखांकित अंश साहब कहाँ से कहाँ तक है देख लीजिएगा। रेखांकित अंश यार यहाँ पे तो मैंने नहीं डाला, एक काम करेगा आप लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे है, ये वाला है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यहाँ पे कई महीने के बाद आए जकड़ा, याद आ गई, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये पूरा पूरा क्या है? रेखांकित अंश करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लेखक से मिलने उसका मित्र उसके घर आता है, जिसकी तुलना वह धृतराष्ट्र से करते हुए कहते हैं कि मेरा मित्र तूफान की तरह तीव्र
तीव्र वेग से मेरे कमरे में घुसा और साइक्लोन यानी चक्रवात की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, और उसके जकड़ने से लेखक को धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े हुए भीम के पुतले की याद आ गई। लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि कुछ लोग इस स्वदेश की भावना रखते हुए निंदा करते हैं, जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वह भारी रूप से स्नेह दिखाते हैं और पूरा निंदा करना आरंभ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे धृतराष्ट्र ने क के पुतले के साथ क्या किया, तो धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को प्राणघाती स्नेह से जकड़कर चूर कर दिया, और इस प्रकार धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को क्या किया, नष्ट कर दिया। फिर यहाँ पे उपयुक्त पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। तो देखिए ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये है निंदारस्य और इसके लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई हैं। नीचे आ जाइए, पद्यांश है आपका, ये क्या है आपका पद्यांश है। कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा आपकी यूपी बोर्ड में 10 नंबर का पूछा जाता है क्या यहाँ पे, मेरे प्यारे नवजलत से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न बधुवंश न औ भेजा संदेशा, रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब कथा तू श्याम को तू सुना दे। अब यहाँ पे क्या है, ये तो आपका पद्यांश है, देखे होंगे तो ये हर पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, हर पेपर में यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। आप जाके ढूंढ लीजिए, सारे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो जब जो क्वेश्चन आपको लगातार मिल रहा है देखने के लिए, तो क्यों ना हम उस क्वेश्चन को ही पढ़ डालें, भाई साहब आपके पेपर में अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उसे अच्छे से पढ़ने की। तो यहाँ पे सबसे पहला है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। सबसे पहला, राधा किसके द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती है, राधा पवन दूतिका के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। राधा किसके द्वारा पवन दूतिका से कृष्ण को संदेश भिजवाती है, तो राधा पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, कैसे लिखेंगे, आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप है और उनके नेत्र के कमल के समान है। अब यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना रहेगा। तो पेपर में जरूर नहीं है कि जो मैं रेखांकित अंश करूँ वही दे दूँ, वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक को ध्यान मत दीजिएगा। राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर क्या हो गई है, पागल हो गई है। फिर है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश का जो शीर्षक है वो प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संकलित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। उसके बाद आपका 5वां प्रश्न आएगा। जो 5वां प्रश्न आएगा आपको 5 नंबर फिक्स कराने आएगा। कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। अब ये 5 नंबर का आएगा क्या, इसमें रहेगा क्या, इसको आप थोड़ा देख लीजिए। तो इसमें रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपके पास 3 लेखक रहेंगे, किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना रहेगा। सबसे पहला, डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। ठीक है ना, कौन कौन है, हरिशंकर परसाई। तो इतने लोग रहेंगे। अब बात समझ आ रही, इतने लोग आपके रहेंगे, और तो इसलिए भाई साहब इन सबको आप तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर में क्या लिखेंगे, डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, इनका साहित्यिक परिचय हम लोग लिखेंगे और इनकी प्रमुख कृतियां। डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का हम लोग साहित्यिक परिचय लिखेंगे और इनकी प्रमुख जो कृतियां रहेगी उन सबको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। क्लियर है ना। चलिए यहाँ तक हो गया हम लोग। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी कहीं से भी इशू आ रहे तो बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है ना। चलिए नीचे आ जाइए लाडलो, नीचे आ जाइए। नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जन्म 1906 ईस्वी, जन्म स्थान देवबंद सहारनपुर, पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र। शिक्षा कहाँ कहाँ तक ग्रहण किए थे इन्होंने, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का स्वाध्ययन। स्वाध्ययन का मतलब होता है खुद से इन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। खुर्जा की संस्कृत पाठशाला से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। लेखन विधा कौन कौन सी, रेखा चित्र, संस्मरण और निबंध।
भाषा कौन कौन सी है? तत्सम प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली। शैली कौन कौन सी है? भावात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक और नाटकीय है। साहित्यिक पहचान देखें तो पत्रकार और ये साहित्यकार के रूप में क्या थे? फेमस थे, ठीक है ना, फेमस थे मतलब जाने जाते थे। साहित्य में स्थान देखें तो प्रभाकर जी हिंदी साहित्य में एक महान गद्यकार व साहित्यकार के रूप में क्या है? प्रसिद्ध हुए। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1906 ईस्वी। तो ये मैं शॉर्टकट में बताया हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद कवि का जीवन परिचय आपको लिखना रहेगा। कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को क्या करना है? उल्लेख करना है। 5 नंबर आपको मिलेगा, 5 नंबर। और 80 शब्द सीमा में आपको क्या रहेगा? इसको लिखना रहेगा। 80 शब्द सीमा में क्या रहेगा? लिखना रहेगा। यहाँ कितने जीवन परिचय हैं? आपके 3 दिए रहेंगे। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो हम लोग किसका देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का, हम लोग देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म भाई साहब 1908 ईस्वी, जिला सिमरिया, जन्म स्थान सिमरिया, जिला मुंगेर और बिहार में हुआ था। पिता क्या नाम था? पिता का नाम श्री रची सिंह था, माता का नाम श्रीमती रूप देवी था। शिक्षा, प्राथमिक जो शिक्षा सिमरिया की पाठशाला में मैट्रिक और मुकामा घाट में स्थित रेलवे स्कूल से BA, पटना कॉलेज से किए थे। इनकी जो प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीति, कुसुम, चक्रवात और सामधेनी, सीपी और शंख, हारे को हरिनाम आदि जो गद्य रचना है, संस्कृत के 4 अध्याय इत्यादि जो है इनकी कृतियां हैं। क्लियर है ना? इनको कौन कौन सी उपलब्धियां मिली थी? तो राज्यसभा सदस्य एवं केंद्र सरकार के गृह विभाग में सलाहकार के रूप में थे। और उर्वशी महाकाव्य पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दे देगा कि निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पर मिला था? उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी महाकाव्य का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्लियर है ना? संस्कृत के 4 अध्याय के साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण भी सम्मानित किए गए थे। इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा कहाँ, लाठी कहानी का आप लोग उद्देश्य लिखना है। लाठी सिलेबस में नहीं है, आप लोग पंचलाइट बहादुर याद कर लीजिए, काम खत्म। इतना कर लेंगे तो आपका 5 नंबर आपके बोर्ड में क्या हो जाएगा? पेपर में पक्का हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे मैंने ध्रुव यात्रा को लेकर आया है। किसको लेकर आया? मैंने ध्रुव यात्रा को लिया है, ठीक है ना? तो ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक एवं मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने इस कहानी में मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र ने बताया कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है और प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। प्रेम की पवित्रता को आशीर्वाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिपाद्य रहा है और अपने प्रतिपाद्य को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। कहानीकार के अनुसार व्यक्तित्व सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धियां अधिक श्रेष्ठ हैं। उसके बाद ध्रुव यात्रा कहानी का एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी का मूल उद्देश्य प्रेम की विवेचना एवं वचनबद्धता के पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना है। इसके साथ ही लेखक बताना चाहते हैं कि मनुष्य को महत्वाकांक्षाओं के पीछे पागल होकर नहीं दौड़ना चाहिए। प्रेम संबंधों की मानसिक जटिलताओं और महत्वाकांक्षाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण भी इस कहानी का महत्वपूर्ण क्या है? उद्देश्य है। फिर आएगा आपका स्वपठित खंड काव्य। भाई साहब स्वपठित खंड काव्य जो आएगा वो आपको 80 शब्दों में लिखना रहेगा। कितने? 80 शब्दों में खंड काव्य लिखना रहेगा। और खंड काव्य पर मैंने वीडियो बना दिया है। खंड काव्य पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। खंड काव्य पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए किस पर खंड काव्य आएगा? त्यागपथी पर आएगा, श्रवण कुमार पर आएगा, रश्मिरथी पर, मुक्ति यज्ञ पर, सत्य की जीत पर, आलोक वृत्त पर, इन सब पर खंड काव्य आएगा। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसमें मैंने खंड क में 50 अंक मैंने पूरा करवा दिया। खंड का काव्य का भी मैंने वीडियो अपलोड ही कर दिया, आपको मिल गया होगा नोटिफिकेशन में। तो इस वीडियो में मैंने 50 अंक करा दिया है और अगला जो वीडियो भी कुछ देर में अपलोड होगी वो खंड
ख करवाएंगे। क्या करवाएंगे? खंड ख मैं आपको करवाने वाला हूं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग पूरा खंड ख को सॉल्व करेंगे। इसी में मैंने क को सॉल्व किया है, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्व करना रहता है फिर आपको पढ़ाना रहता है। जैसे मैं मेरा कंटेंट होता तैयार होता है मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो खंड क आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब खंड ख जो है वो कुछ देर में वीडियो मिल जाएगी, परेशान मत होइएगा। सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके वहां से आप पूरी वीडियो को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग परेशान मत होइएगा, हिंदी का पेपर है, पास हो जाओगे, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है। 100 नंबर में 33 नंबर न्यूनतम आपको पास मार्क का चाहिए, आप पास हो जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।